हेलो एवरीवन, क्या आप भी स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं पर कन्फ्यूजन है कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी नहीं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी आपका पैसा डबल कर सकती है और कौन सी सिर्फ दिखावा कर रही है। इसका जवाब मिलता है सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस से। आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे किसी भी स्टॉक की असली वैल्यू पता की जाती है बिना किसी कन्फ्यूजन के, सिर्फ लॉजिक और नंबर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात समझ लीजिए फ्रेंड्स कि वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि हम जिन रेशियो और नंबर का बात करने वाले हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर आप एक रेशियो को मिस कर दिए समझने में तो हो सकता है आपको अगला रेशियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। तो इसीलिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए और पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। शेयर मार्केट में पैसा कमाने के दो तरीके हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखना ज़रूरी होता है, जिसमें हम प्राइस एक्शन, इंडिकेटर और वॉल्यूम के आधार पर मार्केट बिहेवियर को समझते हैं और शॉर्ट टाइम में पता लगाते हैं प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए, इसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझाया हुआ है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल डाटा जैसे पीई रेशियो, ईपीएस, बैलेंस शीट को देख के पता लगाते हैं कि लॉन्ग टाइम में शेयर का प्राइस कितना हो सकता है। एनालिसिस शुरू करने से पहले एक बात जान लीजिए कि कई सारे लोग कहते हैं शेयर मार्केट जुआ है, लेकिन ये गलत है। अगर आप सीख के समझ के इसमें इन्वेस्ट करते हो तो ये एक हाईली प्रोफेशनल बिजनेस है फ्रेंड्स, और हम लोग भी इसे बिजनेस की तरह ही करने वाले हैं। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर को समझने वाले हैं, वह है फाइनेंशियल डाटा। अगर आप इसे अच्छे से समझ ले तो फिर आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस करके ये डिसाइड कर पाएंगे कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए जल्दी से इसका डाटा और नंबर को समझते हैं। आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मार्केट में बहुत सारे वेबसाइट और टूल मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो यूज कर रहा हूँ वो है screener.in। ये एक फ्री वेबसाइट है और इजी टू यूज़ है, इसीलिए इसी के थ्रू हम लोग एनालिसिस करेंगे। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे राइट साइड में आपको सर्च बार मिलेगा। आप जिस भी कंपनी का एनालिसिस करना चाहते हो यहाँ पर टाइप करो, सर्च करो, यहाँ पर इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। ये कंपनी आमतौर पे घर में यूज होने वाली साबुन, सरफ, हॉर्लिक्स वगैरह बनाती है और बेचती है। पर हाँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग PE रेशियो समझते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कितना है? 53। इसका मतलब क्या होता है? PE रेशियो में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। PE रेशियो का मतलब ये है कि एक साल में 1 रुपये कमाने के लिए जितना पैसा आप कंपनी में लगाते हैं, यहाँ पे 53 है। मतलब आप इस कंपनी से 1 रुपये कमाने के लिए एक साल में 53 रुपये लगा रहे हैं। अब ये महंगा है या सस्ता, वो कैसे जानेंगे? तो हम इसी कंपनी के पिछले सालों का PE रेशियो से अभी के PE रेशियो को कंपेयर करते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा स्लाइड करके डाउन जाइए, यहाँ पे आपको PE रेशियो का चार्ट दिखेगा। यहाँ पे देखिए 10 साल का एवरेज दिखा रहा है और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पिछले सालों में इसका PE कितना रहा है। यहाँ पे है 2024 में 66 है, 2022 में 64 है, 2021 में 78 है और 2018 में 79 है, मतलब 80 के आसपास है। लो कितना PE रहा है? लो रहा है 55। यहाँ पे लो 24 में जो लो था वो 54 था और जो 25 में लो था वो 51 था और अभी कितना है? 53। तो वो हिसाब से तो PE अभी बहुत अच्छा है। PE वाइज तो ये कंपनी अच्छी है। अब इसी से रिलेटेड दूसरा रेशियो जो है वो है EPS, अर्निंग पर शेयर, जो 45 है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? EPS मतलब होता है एक शेयर से एक साल में जितना पैसा कमा सकते हो,
इस कंपनी से। यहाँ पे 45 है, मतलब ये हुआ कि आप इस कंपनी के एक शेयर में एक साल से 45 रुपये कमा सकते हो। ये महंगा या सस्ता कैसे पता करेंगे? तो इसको भी हम लोग कंपेयर करेंगे इसके पिछले सालों के ईपीएस से। तो यहीं पीई के साथ आपको ईपीएस दिखा रहा है, देखिए जहाँ पे भी कर्सर रख रहा हो दिखा रहा है ना, पीई ऊपर में और ईपीएस नीचे में। तो इसका पिछले सालों का देखते हैं कितना था पी। यहाँ पे है आपका 24, यहाँ पे है 20 में है 32, 2021 में है 35, 2022 में है 39। लोग कितना पी रहा है? 37 रहा है। 2024 में रहा 43, 2025 में रहा 44 और अभी है 45। मतलब ये अच्छा है, पीई भी इसका अच्छा है और ईपीएस भी अच्छा है। ये दो रेशियो तो इस कंपनी के अच्छे हैं, ठीक है। अब तीसरा रेशियो समझते हैं और वह है पीबी रेशियो। यह है प्राइस टू बुक वैल्यू। इसको पीबी भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको अलग सॉफ्टवेयर में, तो टेंशन मत लेना, वो प्राइस टू बुक वैल्यू ही होता है, ठीक है। यहाँ पे है 11.2। इसका मतलब क्या होता है? अभी प्रेजेंट में शेयर का प्राइस अपने रियल प्राइस के कितने गुने पर ट्रेड कर रही है। यहाँ पे है 11, मतलब अभी जो शेयर का प्राइस है 2351, वो अपने रियल प्राइस से 11 गुने पे ट्रेड कर रही है। अब तो ये आपको महंगा लग रहा होगा, लेकिन ये महंगा नहीं है। आमतौर पे सारे कंपनियों का जो रियल प्राइस से 10-12 गुना पे ट्रेड करते रहती है। अब इसी से रिलेटेड एक और रेशियो है और वो है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू आप ये समझ लो कि ये रियल प्राइस है शेयर का। रियल प्राइस तो ढूंढते हैं लोग इन्वेस्ट करते समय कि शेयर का रियल प्राइस क्या है। अभी तो 2351 दिख रहा है, जबकि रियल प्राइस इसका 210 है। तो ये तो बहुत महंगा लग रहा होगा, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ ये महंगा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियों का जो शेयर प्राइस होता है वो अपने रियल प्राइस से 10-12 गुना पे ट्रेड करते रहती है, ठीक है। अब समझते हैं ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये कितना है? 20.7%। ये अच्छा है। ROE कम से कम 20% होना चाहिए। ये रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? कंपनी अपने इन्वेस्टर के पैसों पर कितना मुनाफा कमा रही है। इसमें कर्जा या उधार लिया गया पैसा शामिल नहीं होता है। जैसे कंपनी में इन्वेस्टर ने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो वो उस 1000 पे कितना % प्रॉफिट कमा रही है? तो वो 20% कमा रही है। 20.7 है, ये 20% भी रहता है तो ये अच्छा माना जाता है। तो इसका पीई अच्छा था, ईपीएस अच्छा था, ये प्राइस टू बुक वैल्यू भी अच्छा है, ठीक ठाक है। नॉर्मली इतना रहता है, 10-12 गुना रहता है ये कंपनियों का। और ये तो बड़ी कंपनी और पॉपुलर कंपनी, तो इसका तो इतने रहना लाजमी है, ठीक है ना। और ROE भी ठीक है, ये 20% होना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक और रेशियो है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या होता है? कंपनी अपने पूरे पैसे में से, पूरे पैसे मतलब कर्जा का भी पैसा शामिल होगा और उधारी लिया गया भी पैसा शामिल होगा। कंपनी अपने पूरे पैसे से कितना मुनाफा कमा रही है। यह है 27.8%। ये भी काफ़ी अच्छा है। ये भी 20% के एबव रहता है तो अच्छा माना जाता है। मतलब अभी तक जो था पीई रेशियो, ईपीएस, बुक वैल्यू, ROE, ROCE, ये सारे रेशियो इस कंपनी के लिए अच्छे हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए ये अभी तक अच्छा है। आगे के रेशियो से डिसाइड करेंगे कि ये अच्छा है कि नहीं, लेकिन अभी तक जो रेशियो देखें वो सारे अच्छे हैं। अब हम लोग समझते हैं डेप्ट। डेप्ट क्या होता है? डेप्ट होता है कर्जा। कंपनी पे कितना कर्जा है, तो इस केस में इनके पास है 1648 करोड़ का कर्जा है। कर्जा चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, ये किस सब कंपनी के लिए नेगेटिव फैक्टर है। कर्जा 0 होना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन इनके पास कर्जा थोड़ा सा है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अभी इससे पहले जो रेशियो देख रहे थे वो सारे पॉजिटिव थे, अच्छे थे, लेकिन ये कर्जा और ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब समझते हैं इसका मार्केट कैप, जो यहाँ टॉप में है। ये मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब इस कंपनी का वैल्यूएशन कितना है। अगर आप इसे अभी ख़रीदने जाओगे तो कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, तो वो देना पड़ेगा 5 लाख
52,377 करोड़, ये इसका वैल्यूएशन है कंपनी का। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है इंटरप्राइज वैल्यू। एक्चुअल में ये कंपनी का रियल वैल्यूएशन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मार्केट कैप में होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू करंट प्राइस इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, इंटरप्राइज वैल्यू में क्या होता है, मार्केट कैप माइनस कैश, कैश जो कंपनी के पास है उसको माइनस कर दीजिए और जो कर्जा है उसको ऐड कर दीजिए, तो वो आता है इंटरप्राइज वैल्यू, मतलब कंपनी का रियल वैल्यू कितना है। ठीक है, अब समझते हैं डिविडेंड यील्ड। ये है 1.79%। ये क्या होता है, कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर में बांटती है। ये इन्वेस्टर का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है और बहुत सारी कंपनियां टाइम टू टाइम डिविडेंड देते रहती है ताकि उनके इन्वेस्टर खुश रहे। ये कंपनी कितना दे रही है, 1.79%, लगभग 2% के आसपास। मतलब मान लीजिए कि किसी कंपनी को 100 करोड़ का फ़ायदा हुआ, उसमें से वो 1.79% मतलब लगभग 2 करोड़ के आसपास अपने इन्वेस्टर में बांट देती है। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। बाकी जो शेयर प्राइस में बढ़ोतरी होते रहेगा वो प्रॉफिट जो होगा इन्वेस्टर का वो अलग। ठीक है, अब हम लोग प्रमोटर होल्डिंग समझते हैं। और प्रमोटर होल्डिंग को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टर वाला सेक्शन में जाना पड़ेगा। ये प्रमोटर कौन होता है, प्रमोटर होता है कंपनी का मालिक। कंपनी के मालिक के पास कितना होल्डिंग है इस शेयर का, कंपनी अपने कुल शेयर का कितना परसेंट शेयर अपने पास रखी है। ये 50% से ज़्यादा हो तो अच्छा होता है। इनका कितना है, तो इनका है 61.90, मतलब 62% के आसपास है। ये बहुत ही अच्छा है। तो इस कंपनी में काफ़ी सारे पॉइंट पॉजिटिव है, खाली अभी जो कर्जा वाला था वही नेगेटिव था। अदरवाइज़ प्रमोटर होल्डिंग भी 50% होना चाहिए, इनके पास 62% है। ये अच्छी बात है। कोई भी प्रमोटर अपने शेयर का ज़्यादातर हिस्सा तब रखते हैं जब उनको अपनी कंपनी पे कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ये कंपनी अभी और ग्रो करेगी। ठीक है ना, तो ये दिखाता है प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है तो मतलब ये हुआ कि कंपनी का जो मैनेजर है उसको ज़्यादा भरोसा है, कंपनी के मालिक को खुद के कंपनी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, इसीलिए वो प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा के रखा है। ये कम से कम 50% होना ही चाहिए। अब हम लोग बैलेंस शीट को समझते हैं। उसके लिए यहाँ पे आएंगे, बैलेंस शीट वाला सेक्शन में क्लिक करेंगे, ये बैलेंस शीट आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर को समझना होता है और वो है टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट। ये टोटल लायबिलिटी क्या होता है, इसका टोटल लायबिलिटी है 69,880। इसका मतलब क्या होता है, टोटल लायबिलिटी का मतलब ये था ऐसा पैसा या वस्तु जिस पर कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही है। मतलब कंपनी 69,880 रुपये पर कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही है, ये सिर्फ रखा हुआ है, ये समझ लो, ये यूजलेस मनी है। जैसे कंपनी कोई कार खरीदी है, उसमें एम्प्लॉय आना जाना करते हैं, तो उस कार से उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। कोई रूम खरीदी है जहाँ पे एम्प्लॉय काम करने के लिए रहते हैं, उससे उनको कोई प्रॉफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो वो लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी वो चीज़ होता है जिससे कंपनी को कोई प्रॉफिट या कोई मुनाफा नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब टोटल एसेट है 69,880, मतलब वो पैसा या वस्तु जिस पर कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कंपनी ने एक फैक्ट्री बनाया हुआ है, तो उसका एसेट हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि फैक्ट्री से प्रोडक्ट बन रहा है और उसको बेच के वो प्रॉफिट कमा रही है। वो कार ली थी, कार से तो वो खुद घूम रहे थे, कार तो पैसा कमा के नहीं दे रही थी ना। अब जैसे मान लीजिए आपके पास मोबाइल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं या लैपटॉप है, वो आपका एसेट है या लायबिलिटी, ये कमेंट करके बताइए, तब तो मुझे समझ में आएगा आपको ये चीज़ समझ में आया या नहीं। अब यहाँ देखिए टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट दोनों बराबर है, 79,880। ठीक है, दोनों सेम है। तो ये बैलेंस शीट है, जैसा कि इसका नाम है वैसा कि इसका काम है। ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस रहती है। ठीक है, अब समझते हैं P&L स्टेटमेंट, प्रॉफिट और लॉस। ये बताती है कंपनी की असली सच्चाई। यहाँ पे पहला सेक्शन है सेल का। 2025 में सेल कितना हुआ है, 63,121 करोड़ का।
उसके पिछले 2024 में कितना हुआ है 61,896, उसके पिछले 60,580। मतलब सेल तो 25 में अच्छा हुआ है, साल दर साल बढ़ते जा रहे। यहाँ पे देखिए 2020 में था 39,783, 21 में था 47,028, 22 में था 52,440, 23 में था 60,580, 24 में था 61,896 और 25 में 63,121। मतलब सेल में तो इनका बढ़ोतरी हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेल। अगर सेल बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात इसके प्रॉफिट भी बढ़े होंगे। तो वो देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका प्रॉफिट कितना है 14,843, ये बढ़ा है। हाँ तो देखिए 22 में था 12,857, 23 में था 14,000, मार्च में था 14,669 और फिर मार्च 2025 में था 14,883। मतलब इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? तो देखिए कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है या फिर जो भी सामान बना रही है उनको उसमें कुछ खर्चा तो लग रहा है ना, रॉ मटेरियल में कुछ खर्चा तो आ रहा है, तो वो उसको घटा देते हैं, तो वो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। नहीं समझे ना? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख में माल खरीदा और 1.5 लाख में बेचा, यानी आपको 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इसमें से खर्चा घटा दीजिए, जो भी खर्चा हुआ माल को लाने में, माल को बेचने में, जो भी खर्चा हुआ। तो मान लीजिए आपने माल को दुकान में बेचा, तो दुकान का किराया, फिर जो एम्प्लॉय रखे थे उसका सैलरी, फिर बिजली बिल, इन सबको मिलाकर समझ लीजिए कि 30,000 आपका खर्चा हुआ। 50,000 प्रॉफिट हो रहा था, 30,000 खर्चा हुआ, तो प्रॉफिट में से खर्चा घटा दिए, कितना बचा 20,000। तो ये 20,000 आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। उसी तरीके से यहाँ इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14,843 है। ठीक है। अब देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 14,415। मतलब टैक्स पे करने से पहले कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा था 14,415 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था टैक्स देने से पहले। जब इन्होंने टैक्स दे दिया, यहाँ पे दिखा रहा है टैक्स कितना दिया 26% इसका दिया। जब इन्होंने टैक्स दे दिया तो बचा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब कंपनी के पास रियल में अब कितना प्रॉफिट बचा है, तो वो बचा है 10,671। ये प्रॉफिट अच्छा है या बुरा, ये कैसे पता करेंगे? इसके पिछले सालों का प्रॉफिट देखेंगे। ये था 2022 में 8,892, 23 में था 10,143, 24 में था 10,282 और 25 में है 10,671। मतलब प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है, सेल भी लगातार बढ़ा है। मतलब अभी तक तो ये कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए परफेक्ट है। बट पहले मैंने आपको बताया ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और भी चीज़ें देखनी होती है। तो चलिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को देखते हैं और वो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे, इन्वेस्टर कैश फ्लो कहाँ चला गया, कैश फ्लो यहाँ पे है, यहाँ पे क्लिक किए, नेट कैश फ्लो दिखा रहा है। ये वाला रेशियो समझना ज़रूरी है। ये नेट कैश फ्लो क्या होता है? देखो एक्चुअल में कंपनी के पास कितना कैश अभी तक आया है। जैसे कंपनी में दिखा तो रहा है प्रॉफिट कितना का हो गया, नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 10,671, लेकिन इसके पास पैसा आया कितना है, नेट कैश फ्लो मतलब एक्चुअल में इनके पास पैसा कितना आया यार, कितना पैसा मार्केट में फंसा हुआ है। तो 10,000 कुछ प्रॉफिट हो रहा था इनको, 10,000 करोड़, और इनके पास जो अभी तक पैसा आया है वो है 5,258 करोड़। लगभग आधा पैसा इनका मार्केट में अभी तक फंसा हुआ है। 10,671 में से इनके पास आया है 5,258 करोड़, मतलब आधा पैसा इनके मार्केट में फंसा हुआ है। अब ऐसा क्यों होता है? तो कई बार ऐसा होता है ना कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को सामान बेच देती है, बट डिस्ट्रीब्यूटर पूरा पेमेंट नहीं करता, कुछ पैसा उधार रख लेता है और माल बेचने के बाद फिर पेमेंट कर देता है। तो इसीलिए ये नेट कैश फ्लो जो होता है वो कम होता है। लेकिन कई बार कंपनियां यहाँ गेम कर देती है, P&L स्टेटमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने के चक्कर में, ताकि इन्वेस्टर का ट्रस्ट कंपनी पर बना रहे, वो क्या करती है जब P&L स्टेटमेंट अपडेट होता है। P&L स्टेटमेंट कब अपडेट होता है? तो क्वार्टरली भी होता है, एनुअली भी होता है।
क्वार्टरली मतलब हर एक 3 महीने के बाद ये P&L स्टेटमेंट आपको चेंज होता हुआ दिखेगा, अप डाउन थोड़ा सा दिखेगा, ठीक है। और एक एनुअली होता है जो होता है हर एक 31 मार्च को, जिसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, उस समय होता है। उससे पहले कंपनी क्या करती है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कहती है कि अभी आप कुछ सामान खरीद लो अपने नाम बिल पे, ठीक है, अपने बिल पे अभी कुछ सामान आप खरीद लो, और जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा तो फिर ये सामान आप हमको वापस दे देना। इससे क्या होता है, स्टेटमेंट में ज़्यादा सेल मतलब ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है, जिससे इन्वेस्टर इसकी ओर आकर्षित होते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। बट रियल जितना प्रॉफिट दिख रहा होता है उतना नहीं होता, इसीलिए नेट कैश फ्लो देखना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसा ही एनालिसिस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ये कंपनी FMCG सेक्टर की कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसके जो प्रोडक्ट हैं वो हैं डव, लक्स, लाइफबॉय, हॉर्लिक्स, सर्फ एक्सेल, रिन और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज से पहले पता था डव, लक्स, लाइफबॉय ये सारे एक ही कंपनी के साबुन हैं? मुझे पता नहीं था। ये सारे प्रोडक्ट खुद नहीं बनाता, कुछ प्रोडक्ट थर्ड पार्टी कंपनी से बनवाता है अपने क्राइटेरिया पे और अपना ब्रांड लगा के बेचता है। और ये जब प्रोडक्ट बना लिया तो ये प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता कैसे है, मार्केट में पहुंचता कैसे है? तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पहुंचता है। आपने देखा होगा कि अमेजोन, मीशो या फ्लिपकार्ट में ईजिली इनके साबुन मिल जाते हैं, लक्स, डव, लाइफबॉय ये सब। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती है? HUL ज़्यादा प्रोडक्ट बेचता है और कम मार्जिन रखता है हर एक यूनिट में, और बड़ा प्रॉफिट कमाता है। देखिए, बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के 2 रूल्स होते हैं। पहला, ज़्यादा क्वांटिटी बेचो लो मार्जिन पर। दूसरा, कम क्वांटिटी बेचो हाई मार्जिन पर। HUL जो यूज़ कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए वह है पहला वाला रूल। ज़्यादा क्वांटिटी बेच रहा है लो मार्जिन पर और बड़ा प्रॉफिट कमा रहा है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो कौन सा रूल फॉलो करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, ये कमेंट में ज़रूर बताइए। अब हम समझते हैं कंपनी का मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट इस बात से पता चलता है कि उस कंपनी का चेयरपर्सन कौन है, CFO कौन है, CEO कौन है, और भी टॉप ऑफिसर कौन कौन हैं। इन सब का बैकग्राउंड देखना होता है कि ये कितने एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में, पहले ये किस कंपनी में काम करते थे, और अब जब से ये इस कंपनी में काम कर रहे हैं तब से इस कंपनी में क्या ग्रोथ हुई है। इन पे कोई लीगल केस तो नहीं चल रहा, कभी इन्होंने कोई कंपनी में फ्रॉड तो नहीं किया है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, कई बार कंपनी कुछ पैसा बचाने के लिए या कोई और कारण से ऐसे लोगों को चेयरपर्सन या CEO बना देती है जो उस पद के लिए एलिजिबल है ही नहीं। कंपनी का मेन कार्यकर्ता ये सब होते हैं, और यही अच्छे नहीं हुए तो कंपनी को लॉस होगा, यानी इन्वेस्टर को लॉस होगा, मतलब हम लोगों को लॉस होगा। तो इसीलिए इनका बैकग्राउंड देखना ज़रूरी होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।